हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में जो गद्य में पाठ है क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा ये लिखा गया है। आज इस पूरे निबंध को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें से परीक्षा में पूछा जाता है, तो आज हम पूरा पाठ इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि पाठ आपको समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। देखिए, जो शीर्षक है क्या लिखूं, तो प्रश्न है, लेखक है लिखते हैं, लेकिन आज उनके मन में प्रश्न है कि क्या लिखूं, किस टॉपिक पर लिखूं, तो उसी पे उन्होंने निबंध लिखा है। तो देखते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभाव को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इस तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता ये है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव आप अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सकें? इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले ये तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वो कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। उसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। ये तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है, उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि ये बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, पर अब समय नहीं। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने हैं। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता
लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने ये भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम ना रख सकने के कारण उन्होंने एक नाटक का नाम रखा, जैसा तुम चाहो। इसीलिए मुझे तो ये रूपरेखा तैयार ना होगी। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हों। ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ। मैं हूँ मास्टर। नहीं, कहीं नमिता और अमिता ये ना समझ बैठे कि मैं ये निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि वाक्य कम से कम पृष्ठ में समाप्त हों। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अस्पष्टता दुर्बोधता या गंभीर ला देती है। इसलिए संस्कृत में प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से ना सुलझ सकें, और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया है। तब क्या किया जाए? अंग्रेजी निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हों, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें ना कवि का उदात्त कल्पना रहती है, ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और ना विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है। उनमें उनके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिनमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है, ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से ही देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुँचे, वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थीं। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की, दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। मुझमें खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक ही निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़ियाँ मार लूँगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उसकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती। जब ढोल के पास बैठे लोगों के कानों के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर रहे होते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वो अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उनके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वो अत्यंत मधुर बन जाती है। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों का असंतोष होता है।
तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इससे वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। तभी तो आज कितने ही सुधारक हो गए हों, पर सुधारों का अंत कब हुआ? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर, स्वामी नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। ये सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। ना दोषों का अंत है, ना सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों पर फिर नौ सुधार किया जाता है। तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका ये साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों, ये निबंध था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं। आपको पाठ समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।